तो दोस्तों आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2024 में आई मूवी मंजूमल बॉयज को। फिल्म से जुड़ी सारी बातें मैं एक्सप्लेनेशन के आखिर में करूंगा। इससे पहले मैं आपको सुनाता हूं इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हमें 2006 का समय दिखाया जाता है जहां किसी की शादी हो रही होती है और वहां आए होते हैं कई सारे दोस्त जिनके ग्रुप का नाम था मंजूमल बॉयज। कुट्टन इस ग्रुप में सबसे बड़ा था और सब सोचते रहते थे कि ये शादी कब करेगा। सुधी कॉन्ट्रैक्टर का काम करता था और उसे ओसीडी था, मतलब गंदगी नहीं पसंद थी उसे। नई शर्ट पहनी थी तो वो बारातियों को पानी तक नहीं दे रहा था, ये सोच के कि उसकी शर्ट गंदी हो जाएगी। सिजू और सिक्सन सगे भाई थे। सिक्सन छोटा था तो भाई के सामने उसकी चलती नहीं थी और सिजू पीने पिलाने में सबसे आगे रहता था। सिक्सन की एक खराब आदत थी कि वो चिल्ला के बात करता था। ये आदत उसे ऐसे पड़ी कि वो स्टील फैक्ट्री में काम करता है तो वहाँ शोर होता है तो वहाँ जोर से बोलना पड़ता है, तो ऐसे ही उसे नॉर्मल से ज्यादा ऊंचा बोलने की आदत पड़ गई। सुधी को शादी में अपना क्लासमेट प्रसाद मिल जाता है जो कि टूर्स एंड ट्रैवल कंपनी चलाता था, तो आगे कभी जरूरत पड़े तो उसके लिए सुधी उसका कार्ड ले लेता है। बढ़िया नाच गाना चल ही रहा था कि तभी इन लोगों का दूसरे ग्रुप से झगड़ा चालू हो जाता है क्योंकि ये लोग रस्सी कुश्ती में इनसे हार गए थे तो वो इन्हें चिढ़ा रहे थे। मंजूमल बॉयज चैलेंज करते हैं कि अभी रस्सी कुश्ती का खेल होगा और हम तुम्हें हरा देंगे। थे तो वो काफी जोश में और बहुत ताकत के साथ खेलते हैं, पर दूसरा ग्रुप लूज एंड पुल टेक्निक का इस्तेमाल करके उन्हें हरा देता है और मंजूमल बॉयज जो इतना उड़ रहे थे उनकी सबके सामने बेइज्जती हो जाती है। कृष्णा को दूसरे ग्रुप की फोटोज देने का काम मिला था तो पूरा ग्रुप उनकी फोटोज देख के जल रहा होता है कि इन सभी की साथ में फोटोज हैं पर हमारी फोटोज नहीं हैं। अब इस बार घूमने का प्लान बनाते हैं और ऐसे ही खूब सारी फोटो खिंचाएंगे। अब प्लान बनना शुरू होता है कि जाना कहाँ है। कई जगह सोचने के बाद ये प्लान बनता है कि कोडाईकनाल जाएंगे। अब सवाल आता है कि जाएंगे कैसे, तो सुदीप प्रसाद को कॉल करता है गाड़ी के लिए, तो उसके पास फिलहाल क्वालिसी थी जिसमें सिर्फ 9 लोग ही आते थे। सुभाष आने को मना कर देता है, ये कहकर कि माँ को दादी के पास ले जाना है इसलिए मैं नहीं आ सकता। 9 लोग डिसाइड हो जाते हैं कि कौन कौन जाएंगे। कुट्टन, अभिलाष, सिज्जू, सुधी, कृष्णा, सिक्सन, साधु, जिनसन और टैक्सी ड्राइवर प्रसाद। पता चलता है कि साधु को कोई काम आ गया तो वो नहीं आ रहा है, तो वो लोग सुभाष को अपने साथ ले लेते हैं। अब इन लोगों की ट्रिप शुरू हो जाती है और सबसे पहले वो लोग जाते हैं एक मंदिर दर्शन करने, लेकिन सुभाष नहीं जाता क्योंकि वो भगवान को नहीं मानता था। प्रसाद सुभाष से पूछता कि तुम्हें भगवान पर विश्वास नहीं क्या, तो सुभाष कहता कि क्या होता है भगवान। प्रसाद कहता कि भगवान मतलब ऊपर से जो रोशनी हमारी तरफ आती है वही है भगवान। सुभाष मजाक करते हुए कहता कि फिलहाल तो अभी अंधेरा है, चलो जल्दी खाओ, चलना भी है। अब वो लोग कमल हसन के हिट गानों की सीडी गाड़ी में लगा के मस्ती मजाक करते हुए कोडाईकनाल पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ जो भी घूमने वाली जगह थी सब जगह घूमना शुरू करते हैं। लड़कों के ग्रुप की एक आदत होती है कि जहाँ जाना मना होता है या कुछ साइन बोर्ड लगा होता है कि ये नहीं करना वो नहीं करना, वो लोग वही करते हैं क्योंकि जो मना करो वही करने में मजा आता है। तो ये लोग भी ऐसे ही थे। सब जगह घूमने के बाद सुधी कहता एक जगह तो हमने घूमी ही नहीं, गुना केव्स। वहाँ पे कमल हसन की मूवी की गाने की शूटिंग हुई थी तो वो देख के तो आना ही चाहिए। सब बहुत उत्साहित हो जाते हैं कि जहाँ कमल हसन गए थे वहाँ हम जाएंगे, तो वो लोग पहुंच जाते हैं गुना केव्स। सिद्धू पहले भी आ चुका था तो वो बताता है कि असली गुना केव बैरिकेड के उस पार है, लेकिन वहाँ जाना अलाउ नहीं है। तभी बैरिकेड के उस पार कुछ लोग दिखते हैं, तो मतलब लोग छुप छुपा के उधर जाया करते थे। उन्हें एक रास्ता दिख जाता है उस पार जाने का, तो वो लोग एक्साइटमेंट में बैरिकेड पार कर जाते हैं, ये जानते हुए भी कि वहाँ जाना मना है। उन्हें वहाँ से बहुत अच्छा नजारा दिख रहा था, लेकिन गुफा नीचे थी तो वो लोग नीचे उतर के जाते हैं। गुफा के अंदर जो नजारा था वो देखने लायक था और वहाँ के पत्थरों में कई ग्रुप्स के नाम लिखे थे जो वहाँ आ चुके थे। सब बढ़िया घूम रहे होते हैं कि तभी सिक्सन को पेंट मिल जाता है, तो वो सोचते कि हम अपने ग्रुप का भी नाम यहाँ लिखेंगे। सिक्सन लिख देता है मंजूमल बॉयज, जिसे देख सब बहुत खुश होते हैं कि इस जगह पर हमारा नाम भी छप गया। तभी सुभाष कहता कि डेट भी तो लिखो, लाओ मैं लिख देता हूँ। वो जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ाता है तुरंत वो एक गड्ढे में घुस जाता है। कुछ सेकंड्स के लिए किसी को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या, कहाँ चला गया वो। सब सोचते हैं कि कोई छोटा मोटा गड्ढा होगा, पर गहराई समझ नहीं आ रही थी कि कितनी है क्योंकि अंधेरा था अंदर तक। वो लोग सुभाष सुभाष
चिल्लाते हैं पर कोई आवाज नहीं आ रही थी। तभी अचानक खूब सारे चमगादड़ बाहर निकलते हैं, जिसे देख वो लोग डर जाते हैं। इतने सारे चमगादड़ों को बाहर आता एक टूरिस्ट गाइड देख लेता है तो वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अभिलाष एकदम सुन्न खड़ा था, क्योंकि वो अभी समझ ही नहीं पाया था कि सुभाष को हुआ क्या। कृष्णा कैमरा के फ्लैश से रोशनी करने की कोशिश करता है, पर फिर भी कुछ नहीं दिख रहा था। एक पत्थर नीचे गिरता है तो उसके नीचे गिरने की आवाज आए जा रही थी, आए जा रही थी, आए जा रही थी, जिससे महसूस होता है कि ये कोई छोटा मोटा गड्ढा नहीं है, बल्कि गहराई बहुत ज्यादा है। सब बहुत डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि अब क्या करें। बस उसका नाम पुकारे जा रहे थे, इस उम्मीद में कि वो कुछ बोले तो समझ आए कि वो कितने नीचे गिरा है। अभिलाष अचानक बड़बड़ाने लगता है कि सुभाष चला गया, सुभाष चला गया। वो ऐसे ही बड़बड़ाए जा रहा था तो सीजू उसे दूर लेके चला जाता है। वहाँ पर वो टूरिस्ट गाइड आ जाता है तो वो उससे मदद मांगते हैं कि हमारे दोस्त को बाहर निकालने में मदद करो। तो गाइड कहता मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसे शैतान का गड्ढा कहते हैं, तुम सब चले जाओ नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। सभी कहते हैं हम अपने दोस्त को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। सिक्सन और बाकी सब बाहर जाते हैं मदद मांगने तो उन्हें एक फोटोग्राफर दिखता है तो वो कहता कि फॉरेस्ट गार्ड के पास जाओ, वही कुछ कर पाएगा। फॉरेस्ट गार्ड मिल नहीं रहा था तो बाहर निकल के वो एक दुकान वाले से पूछते कि फॉरेस्ट गार्ड कहाँ है, पर उसे भी कुछ नहीं पता था। सब सुनने के बाद फोटोग्राफर और दुकान वाले अंकल दोनों ने यही बात बोली कि अगर वो उस गड्ढे में गिरा है तो अब उसे भूल जाओ और अपने घर वापस चले जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता। एक लड़का मदद के लिए अंकल को अपने साथ वहीं चलने को कहता है तो अंकल नींबू ले लेते हैं ताकि भूत प्रेत पास ना आए। प्रसाद गाड़ी में ही रुक गया था तो बाकी उसके पास जाते हैं और उसे सब कुछ बताते हुए पुलिस स्टेशन चलने को कहते हैं। अंकल वहां पहुंचकर सबको उस गड्ढे से दूर रहने को कहते हैं और फिर सबको नींबू पकड़ाते हुए कहते हैं तुम जो सोचते हो ऐसी जगह नहीं है ये। तभी वहां अचानक मौसम बदल जाता है और जोर की बारिश शुरू हो जाती है। टूरिस्ट गाइड अभिलाष के पास बैठ जाता है उसे संभालने के लिए। सिक्सन और प्रसाद पुलिस स्टेशन पहुंच ऑफिसर को सब कुछ बता के मदद मांगते हैं तो पहले तो उन्हें ही डांट पड़ती है कि तुम लोग वहां क्या करने गए थे जब वहां जाना मना है। ऑफिसर भी यही कहता कि जो तुम्हारा दोस्त है वो अब वापस नहीं आने वाला। उस जगह का असली नाम पता है क्या है? डेविल्स किचन, यानी कि शैतान की रसोई। उधर अंकल जी सबको बताते हैं कि ये नाम फिरंगियों ने रखा था, इसके पीछे कोई तो कारण होगा ना। जब कमल हसन सर की फिल्म की शूटिंग यहाँ हुई तब फिल्म के नाम से इसका नाम पड़ा गुना केव। ऑफिसर बताता कि आजादी से पहले सिर्फ हमारे सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से 13 लोग अंदर गिर चुके हैं। जो भी अंदर गिरे हैं वो वापस कभी नहीं आ पाए और उनकी लाश भी नहीं मिली। कहते हैं कि ये कुछ 900 फीट गहरा है। ये एक ऐसी अंधेरी खाई है जिसमें ना ही हवा ना ही रोशनी प्रवेश कर सकती है। इससे पहले इस गड्ढे में गिरने वाला एक सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा था। शहर की सारी फोर्सेज यहाँ जमा हो गई थी। क्रियाक्रम के लिए एक छोटी हड्डी तक लाने वालों को 15 लाख का इनाम था, लेकिन गांव के किसी भी इंसान के अंदर हिम्मत नहीं हुई ऐसा काम करने की। जब मिनिस्टर कुछ नहीं कर पाया तो तुम लोग तो आम इंसान हो, तो फिर तुम लोग क्या ही कर पाओगे। अब वहाँ सीनियर ऑफिसर आ जाते हैं तो वो उन्हीं को पीटने लगते हैं, ये इल्जाम लगाते हुए कि तुमने ही अपने दोस्त को मारने के लिए गड्ढे में धक्का दे दिया होगा, तुम ही लोग खूनी हो। अब हमें यहाँ बचपन का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ सुभाष और बाकी सभी छुपन छुपाई खेल रहे होते हैं। सुभाष ड्रम के अंदर छुप जाता है तो उसे कोई ढूंढ ही नहीं पा रहा था। पहले तो वो खुश था कि कोई उसे ढूंढ नहीं पा रहा। सब उसका नाम पुकारे जा रहे थे जैसे अभी पुकार रहे थे गड्ढे में गिरने पर। जब सुभाष ड्रम से बाहर निकलता है तो खुद को एकदम अकेला पाता है जंगल में। कहानी वर्तमान में आती है जहाँ हम देखते हैं कि फोटोग्राफर फॉरेस्ट गार्ड को बुलाकर ले जाता है। बारिश का पानी गड्ढे में जाने लगा था तो कुट्टन पानी आने वाले रास्ते में लेटकर पानी जाने से रोकने लगता है। उसे लग रहा था कि गड्ढे में अगर पानी भर गया तो सुभाष को दिक्कत हो जाएगी। बाकी लोग भी लग जाते हैं पानी को गड्ढे में जाने से रोकने में। वहाँ फॉरेस्ट गार्ड आकर सबको भगाने लगता है पर वो लोग उसकी एक नहीं सुनते। वो भी यही बोलता है कि अब तो वो लड़का मर गया होगा, अब कोई फायदा नहीं, यहाँ से चले जाओ। सुधी जिसे धूल मिट्टी कीचड़ ये सब पसंद नहीं था वो भी लेट जाता है गड्ढे के पास पानी रोकने के लिए, बिना ये फिक्र किए कि उसके कपड़े गंदे होंगे या क्या होगा। सभी लोग गड्ढे के पास लेट जाते हैं और पानी जाने से रोकने लगते हैं, पर पानी अपना रास्ता बना ही ले रहा था गड्ढे में जाने के लिए। उधर पुलिस स्टेशन में सीनियर ऑफिसर एक दूसरे ऑफिसर को इन लोगों के साथ जाने को कहते हैं, ये पता लगाने की देख के आओ कि असली माजरा क्या है। रास्ते में पुलिस वाला उन
लोगों से कहता मेरे लिए दारू और सिगरेट लेके आओ। यहाँ ये लोग पागल हुए जा रहे थे और वो आराम से दारू पी रहा था बिना परिस्थिति की गंभीरता को समझते हुए। उसे भी यकीन था कि अब तक तो लड़का मर ही गया होगा, तो हड़बड़ी किस बात की। हमें फिर से बचपन का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि बच्चे लोग नदी में कूद रहे हैं। सुभाष आखिर में रह जाता है, सब उसको चीयर करते हैं कि कूदो कूदो, तो वो कूद जाता है। और फिर यहीं से सीन कट होता है कि वो गड्ढे में किस तरह से पत्थरों से लड़ते भिड़ते घसीटते नीचे जा गिरा बहुत गहराई में, और फिर एक पत्थर पर जा अटका बेल्ट के सहारे। पूरा शरीर खूनम खून हो गया, कपड़े पूरे फट गए और नीचे और गहराई थी, लेकिन शुक्र है कि वो यहीं अटक गया। पर हालत उसकी बहुत खराब हो चुकी थी और वो बेहोश हो चुका था। ऑफिसर वहां आके कहता कि वो अब नहीं बचा होगा, अब तुम लोग गाड़ी निकालो और यहाँ से जाओ। तो प्रसाद कहता कि आप चाहे जो कर लो पर हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ऑफिसर उनके साथ मारपीट करके उन्हें भगाने लगता है, तो गाइड और अंकल उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि बारिश बंद हो जाने दो फिर कुछ करते हैं, ऐसे बर्ताव मत करो इनके साथ, तुम मदद नहीं करोगे तो और कौन करेगा। बारिश रुक जाती है पर गड्ढे से सुभाष की कोई आवाज नहीं आती। तो पुलिस वाला कहता कि अब कोई फायदा नहीं, चलो यहाँ से। कुट्टन कहता है हम वापस जाएं भी तो क्या मुंह लेकर जाएं, उसके घर पे जाके उसकी माँ को क्या जवाब देंगे कि उनका बेटा कहाँ है। सिक्सन गड्ढे की ओर मुंह करके जोर जोर से सुभाष का नाम चिल्लाने लगता है। तो सुभाष आवाज सुन के होश में आ जाता है और वो भी दर्द से कराहते हुए आवाज लगाता है। सबको सुभाष की आवाज सुनाई देती है, तो सबका कहना झूठ साबित हो जाता है कि वो मर गया है जबकि वो जिंदा था। और आज सिक्सन का तेज चिल्लाना काम आ गया। हमें यहाँ पर फिर से एक सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि सुभाष अकेला सो रहा है। उसे डर सा लगता है तो वो माँ के पास जाके सो जाता है। अब तुरंत एक्शन लेते हुए वहाँ फायर फाइटर्स आ जाते हैं और सीनियर ऑफिसर भी, लेकिन वो सोच रहे थे कि इतना भी नहीं करना है कि हम ही मुसीबत में पड़ जाएं। फायर फाइटर्स सुभाष का नाम पुकारते हुए रस्सी गड्ढे में डालना शुरू करते हैं, इस उम्मीद में कि वो अगर जिंदा है तो रस्सी पकड़ ही लेगा। सिज्जू ऑफिसर से कहता कि हमें पता है कि वो जिंदा है, पर क्या पता वो इस हालत में ना हो कि रस्सी पकड़ सके, इसलिए हमें किसी को अंदर भेजना चाहिए। हर जगह खबर फैल चुकी थी कि लड़का जो गड्ढे में गिरा था वो जिंदा है, तो ऐसे में अगर वो कुछ नहीं करते तो उनकी ही बदनामी होती, इसलिए अब उन पर प्रेशर आ चुका था कुछ ना कुछ करने का। एक आदमी को तैयार किया जाता है नीचे जाने के लिए, पर वो डर के मारे जाने से मना कर देता है और कोई भी राजी ही नहीं हो रहा था रस्सी के सहारे नीचे उतरने के लिए। तभी कुट्टन आगे आता है और कहता कि वो नीचे जाने को तैयार है। बचपन में एक बार कुट्टन नदी में डूब रहा था तो सुभाष ने ही उसकी जान बचाई थी, तो आज वक्त आ चुका था कि अब वो अपने दोस्त की जान बचाए। सुधी कुट्टन से कहता कि नीचे जाने में बहुत खतरा है, क्या तुम सच में जाना चाहते हो। कुट्टन कहता तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। तो सुधी कहता तुम नहीं जाओगे तो मैं चला जाऊंगा। जितने भी दोस्त थे वो सब जाने को तैयार थे। फायर फाइटर्स उसे समझा रहे होते हैं कि कैसे रस्सी में गांठ लगानी है, कैसे उसे बांधना है, पर वो सोचता है कि ये सब का टाइम नहीं है, पहले नीचे जाता हूँ फिर देखेंगे क्या करना है। पुलिस सिस्टम की मदद से कुट्टन को रस्सी से बांध के अब उसे धीरे धीरे गड्ढे के नीचे उतारा जाता है। नीचे बहुत अंधेरा था, ठीक से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे रस्सी को ढील दी जा रही थी और कुट्टन नीचे जाता जा रहा था सुभाष का नाम पुकारते हुए। पुलिस वालों की भाषा कुछ और थी और इन लोगों की कुछ और, तो सुधी को दोनों भाषा आती थी, तो वही सब कुछ ट्रांसलेट कर रहा था कुट्टन और पुलिस की बातों को एक दूसरे से। गड्ढे की गहराई एकदम सीधी नहीं थी बल्कि टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था। एक जगह तो ऐसा घुमावाता है कि वहां से नीचे उतरना मुश्किल ही था, लेकिन कुट्टन कैसे भी करके वो जगह पार कर लेता है। रस्सी खत्म हो जाती है लेकिन कुट्टन सुभाष तक नहीं पहुंचा था। कुट्टन 120 फीट नीचे जा चुका था, तो पुलिस ऑफिसर सोचते हैं कि अब हम उसे और नीचे भेज के खतरा नहीं मोल ले सकते, उसे ऊपर खींचो। कुट्टन वहां इतने नीचे पहुंच के हार नहीं मान सकता था, तो वो कहता कि अगर मुझे ऊपर खींचा तो मैं रस्सी की गांठ खोल दूंगा और रस्सी जोड़ो और मुझे नीचे जाने दो, मुझे उसकी आवाज सुनाई दे रही है। जितनी गहराई उतनी कम ऑक्सीजन, तो पुलिस को यही डर था कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसे भी कुछ ना हो जाए। पर यह भी जानते थे कि कुट्टन कुछ उल्टा सीधा कर भी लेगा अगर उसकी बात
नहीं मानी तो वो लोग रस्सी जोड़ के उसे फिर से नीचे भेजना शुरू करते हैं। थोड़ा और नीचे उतरने पर कुट्टन को सुभाष दिखाई पड़ जाता है। सुभाष को ऊपर से एक रोशनी आती दिखाई पड़ती है जो कि कुट्टन की टॉर्च थी, पर वो रोशनी सुभाष के लिए उम्मीद थी कि कोई उसे बचाने आ रहा है। सुभाष अपने पूरे होश में नहीं था तो वो नहीं समझ पाया कि कौन है सामने, तो वो अपने बचाव में कुट्टन का गला पकड़ लेता है और कहता कि कौन हो तुम भी मर जाओगे, और फिर बेहोश हो जाता है, जिसके चलते उसका शरीर ढीला पड़ जाता है तो वो नीचे गिरने लगता है और साथ ही साथ कुट्टन भी नीचे गिरने लगता है। और अचानक ऐसा होने पर ऊपर फायर फाइटर्स रस्सी संभाल नहीं पाते और सारा बैलेंस बिगड़ जाता है। उनकी मदद करने तुरंत पूरा मंजूमल बॉयज ग्रुप रस्सी पकड़ लेता है और तब कुट्टन और सुभाष और गहराई में गिरने से बच जाते हैं। ये ग्रुप ऐसे तो रस्सी खींचने वाले खेल में ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन आज खेल नहीं बल्कि जिंदगी और मौत का सवाल था, वो भी उनके दो दोस्तों का। तो उन्हें आज जी जान लगा के रस्सी खींचनी ही थी। अब वो धीरे धीरे रस्सी खींचना शुरू करते हैं और दोनों ऊपर आ रहे होते हैं। एक जगह मोड़ आता है जहाँ से दोनों लोगों का वहां से गुजरना मुश्किल ही था। कुट्टन जब नीचे जा रहा था तो वो अकेला था, पर अब उसके साथ सुभाष था जो कि उस हालत में नहीं था कि कुट्टन की मदद कर सके। सभी लोग जोर लगा के उसे खींचने लगते तो कुट्टन का कंधा पत्थर से टकरा जा रहा था, जिससे कि उसे भी चोट लग जाती है। अभिलाष जो अब तक सदमे में बैठा हुआ था वो वहां आता है और कहता कि लूज एंड पुल टेक्निक का इस्तेमाल करो। वो लोग पहले ढीला छोड़ते हैं ताकि जहां वो अटका है वहां से थोड़ा किनारे हो जाए और फिर पुल करते हैं तो वो लोग उस जगह से ऊपर निकल आते हैं। सब अपनी बची कुची ताकत इकट्ठा करके जोर लगा के खींचते हैं और आखिरकार वो लोग बाहर आ ही जाते हैं। सीजू जल्दी से सुभाष को गोद में लेके बाहर भागता है और एक जगह उसे बैठा देता है जहां आग जल रही थी। सुभाष पहला इंसान था जो शैतान की रसोई से जिंदा बाहर निकल के आ पाया मौत को टक्कर देके। तो गांव वाले उसे भगवान का दर्जा देते हैं और सब बारी बारी उसके पैर छूते हैं। जो खुद भगवान पर विश्वास नहीं रखता था आज उसे ही लोग भगवान मान रहे थे। पुलिस वाले अभी भी सब कुछ कैजुअली ही ले रहे थे कि पहले स्टेशन चलते हैं, फिर रपट लिखाते हैं, फिर अस्पताल चलेंगे, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि पहले से अस्पताल ले जाओ फिर ये सब करना। सुभाष को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन वहां उतनी फैसिलिटीज नहीं थी कि उसका इलाज हो पाए, तो उसे बड़े अस्पताल के लिए रेफर कर दिया जाता है। मीडिया की भीड़ जमा हो गई थी इस खबर को कवर करने के लिए, पर अभी इस हालत में कोई था नहीं कि उनके जवाब दे। अस्पताल पहुंचते ही अभिलाष बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है। वो लोग सुभाष को अस्पताल में भर्ती करा देते हैं और सबको ये बताते हैं कि वो झरने से गिर गया था इसीलिए इतनी चोट आ गई। सुभाष की माँ कुट्टन पर खूब गुस्साती हैं कि तुम जब इसे लेने आए थे तो वादा किया था कि इसका ख्याल रखोगे, ऐसे ख्याल रखा इसका? इतने बड़े हो गए हो, शादी करके सेटल क्यों नहीं हो जाते तुम? क्यों इन लड़कों को बिगाड़ने में पड़े हो? भाड़ में जाए तुम्हारी दोस्ती। कुट्टन ही वो दोस्त था जिसने सुभाष की जान बचाई, पर वो उस वक्त कुछ नहीं बोलता। सुभाष का इलाज शुरू हो जाता है। सभी दोस्त अभी भी उस हादसे से उभर नहीं पाए थे। जिस जगह पर यह ग्रुप इकट्ठा होता था मौज मस्ती करने के लिए, वहां अब सन्नाटा था। नींद में वो हादसा सुभाष को बुरे सपने की तरह आकर उसे डराता रहता था। वो डरे ना इसलिए माँ उसके पास आके लेट जाती थी, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में सुभाष माँ के पास आकर लेट जाता था डर लगने पर। वो सब बुरा सपना बनकर याद न आए इसके लिए अब सुभाष ने सोना ही बंद कर दिया था। उसे नींद आना बंद हो गई थी। बहुत गहरा सदमा पहुंचा था उसके दिमाग में इस हादसे को लेके कि उससे उभर पाना उसके लिए आसान नहीं था। गांव में अखबार के जरिए कुछ लोगों को पता चल जाता है कि असल में क्या हुआ था। सारी भीड़ जमा हो जाती है और माँ भी वहाँ मौजूद थी। उन्हें सुनने मिलता कि कुट्टन ने बहादुरी दिखाते हुए अपने दोस्त को डेविल्स किचन से बाहर निकाल के लाया। ये उसने बहुत ही नेक काम किया है जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। ये बात बस मंजूमल में ही नहीं रहनी चाहिए बल्कि सबको पता चलनी चाहिए। इसीलिए हम मीडिया को बुलाएंगे और सबको उसकी बहादुरी की कहानी बताएंगे। माँ दौड़ते भागते कुट्टन के पास पहुंचती हैं और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए उससे माफी मांगती हैं, क्योंकि उन्होंने उस दिन उसे बहुत सुनाया था पर उसकी वजह से आज उनका बेटा जिंदा था। माँ को चुप कराने के लिए कुट्टन उन्हें गले से लगा लेता है। अब उस गड्ढे
गड्ढे के ऊपर जाल लगा के उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। हमें देखने मिलता कि उस गड्ढे से धुआं बाहर आ रहा है। फिर हमें असली मंजूमल बॉयज की फोटोज दिखाई जाती है, ये बताते हुए कि ये एक सच्ची कहानी थी। 2008 में सीजू डेविड यानी कि कुट्टन को उसके निस्वार्थ वीरतापूर्ण कार्य के लिए उसे जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया था। और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमने देखी एक ऐसी कहानी जहां हमें देखने मिली सच्ची दोस्ती। देखा हमने कि सच्चे दोस्त क्या करते हैं जब कोई दोस्त मुसीबत में पड़ता है। वो भागते नहीं बल्कि जी जान लगा देते हैं अपने दोस्त को उस मुसीबत से बचाने के लिए। आपको बता दूं कि ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है और जो भी कहानियां आपने देखी वो सब सच है। हाँ, कुछ चीजें हैं जो फिल्म को अच्छा बनाने के लिए ऐड की गई हैं और फिल्म की कहानी देखने लायक हो उसके लिए थोड़ा बहुत खुद से चीजें जोड़ी जाती हैं। फिल्म के डायरेक्टर चिदम्बरम सर का कहना है कि सुभाष का नास्तिक से खुद भगवान बनने तक का सफर दिखाना ही इस फिल्म का मेन कॉन्सेप्ट था और पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द लिखी गई है। सुभाष पूरी तरह नास्तिक था और उसे भगवान पर विश्वास नहीं था, पर आखिर में जब वो बाहर निकला तो उसके बाद से उसे भगवान पर विश्वास हो गया। भगवान क्या होता है, ये बात पूछी थी उसने प्रसाद से, तो उसने कहा कि जो ऊपर से रोशनी आए वही भगवान है। जब कुट्टन गड्ढे में था और उसकी टॉर्च की रोशनी सुभाष पर पड़ी तो कुट्टन का वहां आना, उसे बचाना, उसके लिए वही भगवान था। यहाँ ये बताने की कोशिश की गई है कि भगवान हमें किसी भी रूप में मिल सकते हैं, किसी भी तरीके से हमारी मदद करने आ सकते हैं। जो हम फोटोज वीडियोस में भगवान की तस्वीर देखते हैं, जरूरी नहीं कि वो उसी अवतार में आपके सामने आए। जो आपको जीने की उम्मीद दे, जो आपको जिंदा रखे, जो आपको आगे बढ़ाने का मोटिवेशन दे, वही आपके लिए भगवान होता है। सुभाष का उस जगह से बाहर आना जहाँ से कोई नहीं आ पाया, ये भी भगवान होने से कम नहीं था, क्योंकि जो मौत को नकार दे वही तो होता है भगवान। इंसान और भगवान में यही अंतर है कि इंसान मर सकता है लेकिन भगवान नहीं, तो गांव वालों ने उसे ही भगवान का दर्जा दे दिया। हमें सुभाष के बचपन के कुछ सीन्स दिखाए गए। एक सीन में हमें देखने मिला कि वो पहले अकेला सो रहा है, लेकिन फिर डर लगने पर अपनी माँ के पास जाके सो जाता है। जहाँ पहले सो रहा था वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन माँ वाले कमरे में पूजा घर था। तो जहाँ पहले था वहाँ नेगेटिव वाइब थी, लेकिन माँ के पास पॉजिटिव वाइब थी। रियल सुभाष का कहना है कि जब वो बेहोश पड़े थे तो उन्हें अपने बचपन के ही किस्से याद आ रहे थे, तो इसीलिए हमें फिल्म में भी कुछ सीन्स दिखाए गए उनके बचपन के बीच बीच में। यहाँ पर हमें सुभाष का पुनर्जन्म होते हुए भी दिखाया गया है। गड्ढे में जाने से पहले उसके विचार कुछ और थे, लेकिन गड्ढे से बाहर आने के बाद उसके विचार पूरी तरह बदल चुके थे। जहाँ वो गिरा उसे आप माँ की कोख समझिए और जिस गड्ढे से उसे निकाला गया वो वजाइना समझिए। आप गौर से देखेंगे तो गड्ढे का आकार भी वैसा ही बनाया गया है। फिर जैसे बच्चा जब बाहर निकलता है तो खून से लथपथ होता है और अम्बिकल कॉर्ड से जुड़ा होता है, तो ठीक वैसे ही सुभाष भी खून से लथपथ बाहर आया था और अम्बिकल कॉर्ड की जगह रस्सी बंधी हुई थी। तो इस तरह से उसका दोबारा से जन्म हुआ। अब आप समझ पा रहे होंगे कि डायरेक्टर ने कितने अच्छे तरीके से मेन कॉन्सेप्ट को दिखाने की कोशिश करी है। फिल्म में एक सीन है जो कि मैंने बताया नहीं। हमें देखने मिलता कि सुभाष नग्न अवस्था में गुफा से बाहर आया है और वो खुद को और बाकी सबको देख पा रहा है, पर उसे कोई नहीं देख पा रहा। वो चिल्ला चिल्ला के सबको बुला रहा है पर कोई सुन नहीं रहा। ये सीन सुभाष के होश में आने के पहले दिखाया गया, तो हम मान सकते हैं कि ये सब उसके दिमाग में चल रहा था जब वो बेहोश पड़ा था। वो शायद बताना चाह रहा था कि यहाँ मत आओ, पर जो होना था वो तो हो चुका था। वैसे फिल्म में हमें असली मंजूमल बॉयज को भी दिखाया गया है फिल्म के बीच में ही। शादी वाले दिन जिस ग्रुप से उनका झगड़ा हुआ था वो ग्रुप असली मंजूमल बॉयज का ग्रुप था। लोगों के मन में कई तरह के सवाल आए इस फिल्म को देखने के बाद, तो मैं उन सवालों का जवाब दूंगा। तो जो आपके मन में कोई सवाल होगा तो शायद उसका भी जवाब आपको मिल जाए। लोगों का सवाल ये था कि आखिर में जब उस गड्ढे को बंद कर दिया गया तो यही काम पहले क्यों नहीं किया गया, जब पहले भी काफी लोग मर चुके थे। पहली बात तो ये कि वहाँ सिर्फ वही एक गड्ढा नहीं था, हमें और भी गड्ढे दिखाए गए जिनमें जाली लगी थी, और क्या पता और भी ऐसे गड्ढे रहे होंगे जिनके बारे में अभी भी नहीं पता। इसीलिए उस पूरी जगह को सील कर दिया गया था ताकि कोई जा ही ना। तो जो पहले मरे वो अलग अलग गड्ढे में गिर के मरे होंगे, और वो इतने गहरे होते हैं कि किसी को अंदाजा ही नहीं कि कितने गहरे होते हैं। इस धरती में ऐसे ही कई रहस्यमयी जगह हैं जिनको इंसान समझ नहीं पाया, और ये गुफा उनमें से एक है। लोग इसे डेविल्स किचन इसलिए कहने लगे थे क्योंकि लोगों
को गड्ढों में से कभी कभी धुआं निकलते दिखाई देता था। फिर कहानियां बनना शुरू हो गईं कि शैतान नीचे अपनी रसोई में खाना बनाता है, इसीलिए धुआं आता है। और खूब सारी मौतें भी हुई हैं और वो कभी लौट के नहीं आए, तो सबने यही माना कि नीचे कोई शैतान रहता है जो कि भूखा है। आखिर में हमें गड्ढे से धुआं निकलते हुए भी दिखाया, तो डायरेक्टर ने कहानियों को गलत नहीं बताया, बल्कि जो माना जाता है वही दिखाने की कोशिश की। फिल्म को ऐसे शूट किया गया है कि जब आप फिल्म को देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि गुना केव भी इस फिल्म का एक किरदार है और उसमें भी जान है। गुना केव नाम कैसे पड़ा वो तो आपको बता ही दिया है। 1991 में गुना नाम की एक फिल्म आई थी जो कि कमल हसन सर की थी। तो उसमें एक गाना था कनमनी ओनबोदू कदपन, जो कि यहीं पर शूट हुआ था, तो तभी से इस केव का नाम गुना केव हो गया। मैंने अगर नाम सही से न लिया हो तो प्लीज माफ कर देना। दूसरा सवाल लोगों के मन में यह आया कि सुभाष जितनी बुरी तरीके से गिरा उस तरह तो कोई भी मर जाता। तो हाँ, मुझे भी ऐसा फील हुआ कि जिस तरह गिरना दिखाया गया वैसे तो शायद ही कोई जिंदा बचता, तो वो थोड़ा ज्यादा लगा। हाँ, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं गिरा था, बल्कि थोड़ा थोड़ा टकरा के ढलान से गिरते हुए गिरा था, तो चांसेस हैं कि इंसान जिंदा बच जाए। रियल में सुभाष का कहना है कि जैसे ही वो गिरे थोड़े पल बाद वो बेहोश हो गए थे, तो उन्हें नहीं याद कि वो कैसे गिरे, पर हाँ गहराई उतनी ही थी जितना दिखाया गया। ये भी सवाल था कि सुभाष उस पत्थर पर अटका कैसे रहा। वो अपनी बेल्ट के सहारे वहां अटका हुआ था, जो कि उसने चलते चलते अपने भाई से ली थी, तो बेल्ट ने उसकी जान बचा ली। इस फिल्म में पुलिस सिस्टम दिखाया गया है कि उन लोगों ने पुलिस सिस्टम लगा के रस्सी को खींचा था, लेकिन असलियत में पुलिस सिस्टम नहीं था, बल्कि ऐसे ही रस्सी से खींचा गया था। सोचिए, जब पुलिस सिस्टम होने के बाद भी इतना मुश्किल दिखा हमें ये रेस्क्यू ऑपरेशन, तो उसके बिना कैसे खींचा होगा और कितनी मेहनत लगी होगी। जो गड्ढा हमें दिखाया गया है उससे भी छोटा गड्ढा था असलियत में, इतनी चौड़ाई नहीं थी जितना हमें फिल्म में देखने मिला। फिल्म शूट हो सके इसलिए बड़ा गड्ढा बनाया गया, और असली गुना केव में शूट नहीं हुआ है, बल्कि बड़ा सा सेट बनाया गया था और उसी में सारा सीन शूट हुआ है रेस्क्यू वाला। ये तो लाजमी है कि फिल्म में जितना देख पाए उससे ज्यादा ही कुछ हुआ होगा, और सारी चीजें तो 2.5 घंटे की फिल्म में नहीं दिखाई जा सकती, लेकिन जितना भी दिखाया वही देख के आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ कुछ सीन्स थे जो नोटिस करने लायक थे, जैसे कि सुधी को कीचड़ मिट्टी नहीं पसंद था, लेकिन बाद में वो लेट गया कीचड़ में अपने दोस्त के खातिर। सिक्सन की टी शर्ट से हमें पहले ही इशारा दे देती थी कि आगे क्या होने वाला है। जब ट्रिप शुरू होने वाली थी तो उसके टी शर्ट में फॉर्मूला 1 रेस कार बनी थी, तो मतलब वो लोग गाड़ी से जा रहे हैं ट्रिप पर। वो हादसा होने से पहले उसने जो टी शर्ट पहनी थी उसमें टाइटैनिक मूवी का फोटो था, मतलब जिस तरह का हादसा टाइटैनिक में हुआ वैसा ही कुछ होने वाला है। फिर जब सब लोग घर आ गए तो उसकी टी शर्ट पर 3 शब्द लिखे थे, वाइल्ड, लॉस्ट और सरवाइव। सिचुएशन वाइल्ड हुई, सब लॉस्ट हुए पर सरवाइव कर गए और सही सलामत वापस आ गए। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, कैमरा एंगल्स, स्क्रीन प्ले सब कुछ टॉप नॉच है, कोई कमी नहीं है। बैकग्राउंड स्कोर की मैं अलग से तारीफ करना चाहूंगा। जो ड्रामा, जो सस्पेंस, जो थ्रिल, जो डर हमें फील होना चाहिए उसके लिए बीजीएम पर काफी तगड़े से काम किया गया है, और बहुत से ऐसे सीन्स आते हैं जहां आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सिर्फ म्यूजिक की वजह से। सभी लोगों ने एक्टिंग तो दमदार की ही है, लेकिन म्यूजिक का भी काफी बड़ा रोल होता है उस सीन की वाइब फील कराने के लिए जो आप देख रहे हैं। तो वो वाइब, वो फील पूरी तरह से आपको फील होती है। इस फिल्म के कामयाब होने का एक और कारण है कि सबने अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। सभी एक से बढ़कर एक कलाकार हैं। इस फिल्म को लेकर बहुत सी बातें हैं जो कि कहनी है, पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और वैसे भी अब रील्स और शॉर्ट्स का जमाना है तो लोग जल्दी बोर हो जाते हैं, इसलिए यहीं पर बातें खत्म करते हैं। जाते जाते बस यही कहना चाहूंगा कि दोस्ती निभाओ तो मंजूमल बॉयज जैसा निभाओ, लेकिन हाँ, अगर कहीं मनाही हो जाने की तो डेयरिंग बाज बनने के चक्कर में नियम मत तोड़ो। देखो, जब तक कुछ नहीं होता तब तक सब सही लगता है और खूब मजा आती है, पर जब कुछ हो जाता है तो वही मजा एक सदमा बनकर हमारे साथ पूरी जिंदगी रह जाता है। तो मजा करो, लेकिन लिमिट में, वहां तक जहां तक किसी की जान पर ना बनाए। वीडियो यहीं पर खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले आप बताइए कि आपको मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा। आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ऐसे ही अच्छी मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नया वीडियो आते ही आप तक खबर पहुंच जाए। अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं या कुछ भी कहना चाहते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहां मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।